साक्षी, नताशा, साउंड क्लियर है ना? यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, देखो तो आप लोगों के पास मैसेज गया कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। ओके सर, चलो तो फिर ऐसे आज का क्लास किस मैटर में है सर? सर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग इतना दिन क्या कर रहे थे सर? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, याद आया सबको? बहुत प्रैक्टिस किए होंगे हम लोग जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का। तो किए कि नहीं किए? बोलो। यस ना? तो सर आज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं करना है। नताशा, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का एक इन डेप्थ डिस्कशन है, मैं तेरे साथ शेयर करूंगा, कर लेना। हाँ ओके। तो जस्ट इससे पहले तक हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में काफी डेप्थ में डिस्कस कर रहे थे विथ लॉजिक। तो एक बार मैं तेरे साथ शेयर करूंगा, तू सारा का सारा एक बार कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछना, ठीक है? ऐसे तू जानता है, मुझे पता है, बट फिर भी बहुत वाइटल होता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बिना अकाउंट्स होता ही नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अब जो एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक है वो तो मैम के पास आप लोग स्टार्ट कर ही चुके हो, सारा का सबका ही स्टार्ट हो चुका है। अब सर बात ये है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर? सर अकाउंटेंसी में बहुत सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। क्या एस्पेक्ट्स है सर? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स मतलब अकाउंट्स कुछ सिस्टम पे बना हुआ है, आपको वो समझना जरूरी है। अब बात को समझिए, मतलब मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है। अकाउंटेंसी में हम लोग जर्नल कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटी के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटेंसी होता है। जस्ट लाइक जैसे मानो कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे मानो कि कंपनी है तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम है, अगर एनपीओ है जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी अकाउंटिंग पैटर्न है कि नहीं? हाँ सर, आप लोग थोड़ा बहुत तो नॉलेज सभी को है, आई नो। बोलो सर। यस सर। अभी हर तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सबका एक अपना अपना अकाउंटिंग पैटर्न है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम अलग होता है, ठीक है? अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका थोड़ा अलग, कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसका थोड़ा सा अलग। तो ये सब सिस्टम बना है एज पर द बिजनेस मॉडल। बट हम लोग आज आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग बात करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा अकाउंट्स का खेल बना हुआ है, ये जो पूरा का पूरा अकाउंट्स का खेल बना हुआ है सर, इस खेल में कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रिंसिपल्स है। क्या है सर? कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ प्रिंसिपल्स जो बहुत वाइटल है सर। अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल्स, इसी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के बेसिस में ही सारा का सारा अकाउंटिंग सिस्टम बना हुआ है। तो आपको ये अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छे से जानना जरूरी है। आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है सर? कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स का मतलब सर वो तो जब आप समझाओगे तभी समझ में आएगा। तो चलो सर, देरी ना करके समझने का प्रोसेस में आ जाते हैं और आगे का बात बढ़ाते हैं। चलो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। सर देखो तो स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं? है सर। ओके सर, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। थैंक यू सर। देखो, देखो सर, देखो, बहुत ही वाइटल पॉइंट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, ठीक है? इसको कन्वेंशंस भी कहा जाता है। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ सर अकाउंटेंसी है क्या, तो आपके मन में ऐसा ही कुछ चलना चाहिए कि ये अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हर चीज का एक आधार होता है। आधार समझते हो? हाँ सर, बेस। आधार मतलब क्या है सर? बेस। मतलब हम अकाउंटेंसी बनाते हैं तो उसका बेस क्या है, दैट इज द पॉइंट। हम लोग अकाउंटेंसी बिल्ड करते हैं तो उसका बेसिस क्या है,
इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल बात ही नहीं होगा सर, एग्जैक्टली इट्स नॉट जस्ट थ्योरी। मैं आप लोगों के साथ जो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है। सर क्या बात करते हो, एक तरफ आप बोलते हो थ्योरी और एक तरफ आप बोलते हो प्रैक्टिकल। सर मतलब जो थ्योरी का मतलब लोग क्या सोच लेते हैं कि पीपल्स नॉर्मली प्रिटेंड दैट कि थ्योरी मतलब कुछ लिखा हुआ है उसको बस एक बार रट लेना चाहिए, बट ये रटने वाला चीज है ही नहीं। जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कोई रटने का चीज नहीं है, इसको तो आपको फील करना है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मतलब इसमें फीलिंग्स बहुत चाहिए सर, आपको फीलर है बहुत इसके अंदर। जो भी मैं बात करूंगा अभी इसमें फीलिंग्स बहुत चाहिए, अगर आप फील कर पाओगे तो फिर आपको अकाउंटेंसी में ना मजा आ जाएगा। सर क्या बात करते हो, चलो सर जल्दी चलो, ओके सर जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके ओके चलो सर जल्दी जल्दी चलते हैं, अकाउंट्स को फील करना। आप लोग प्रैक्टिकल अकाउंट्स देखना चाहोगे? हाँ सर, ऐसे हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सर। जैसे क्या क्या सीखेंगे बेसिकली, grasp the basic accounting concept, principles and convention, observe their implication while recording transactions and events, identify the three fundamental accounting assumptions, जैसे कि तीन fundamental assumptions पे अकाउंट बना है, अकाउंट्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, अकाउंट्स कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है एंड अकाउंटेंसी एक्रुअल कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। सर व्हाट इज दिस, ये गोइंग कंसर्न है क्या, ये कंसिस्टेंसी है क्या, ये एक्रुअल है क्या, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा और विथ एग्जांपल्स विथ प्रॉपर मतलब लॉजिक, आपको बड़ा मजा आएगा सर। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल, तीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट में हमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों से सवाल भी लूंगा। अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट विल हेल्प टू डेवलप द स्किल इन द कोर्स टाइम टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप बात को समझिए, क्या बोला है सर, डेवलप द स्किल इन कोर्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन बताएगा सर मुझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एनीवन सर, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। हाँ सर, ट्रेडिंग और बोलो पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और कुछ सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने, क्लास 12 में क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया जाता है सर, होता है कि नहीं होता? यस सर। है ना, इवन कॉलेज में भी पढ़ते हो, सीए में भी पढ़ना पड़ेगा, सीए में भी करना पड़ेगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑलवेज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब नॉट जस्ट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इसके साथ और एक चीज भी जोड़ता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके, तो सर रियल लाइफ कुछ शो करो ना। ओके सर, रियल लाइफ तो आप बताते रहते हो, चलो सर ध्यान से देखना, मैं आपको एक कंपनी का, ये एक कंपनी का है ठीक है, ये एक रियल लाइफ कंपनी का है, ये मैं स्टॉक मार्केट में डिस्कस करता हूँ सर, ठीक है। तो सर स्टॉक मार्केट में क्यों डिस्कस करते हैं सर, जो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है ना उसको कंपनी का अकाउंट समझना जरूरी होता है, समझ रहे हो सर, ठीक है। जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे उसे कंपनी में कंपनी का अकाउंट्स को विचार करना जरूरी होता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसलिए मैं स्टॉक मार्केट क्लास में इसका डिस्कशन होता है, फाइनल के क्लास में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो सर अभी क्या करने चाहते हैं सर, ये कंपनी का नाम है अदानी, ऐसे बहुत सारा है मेरे पास, ठीक है, ऐसे बहुत सारा कंपनी का डिस्कस करते रहते हैं, बट सर अभी मेरे पास अदानी मेरे को मिला मतलब जल्दी में, ऐसे थोड़ा जल्दबाजी में काम हो जाता है कभी कभी। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का ये क्या है सर, एनुअल रिपोर्ट। क्या है, क्या मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ सर, ये एनुअल रिपोर्ट है। अब ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा। सर क्या रहता है एनुअल रिपोर्ट में, सर ये जो आप लोग जो अकाउंट्स का पढ़ाई कर रहे हो ना, आप लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग। आप लोग जो अकाउंटेंसी का पढ़ाई कर रहे हो, अल्टीमेटली आप लोगों का अकाउंटेंसी का जो डेस्टिनेशन है वो खत्म कहाँ होता है, जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहाँ होता है, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहाँ जाके खत्म होगा बोलो तो, जब आप एनुअल रिपोर्ट बनाओगे। आप लोग बात समझ रहे हो, एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी को बनाना पड़ता है, मस्ट है, एवरी ईयर एंड में एनुअल रिपोर्ट मतलब मैंडेटरी है। सर क्यों मैंडेटरी क्यों है सर, अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं बनेगा तो फिर कंपनी जो मार्केट में बिजनेस कर रहा है, जो लोग कंपनी में पैसा डाल रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बैंक लोन दे रहा है, जो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, जो गवर्नमेंट को
टैक्स देना है, ये सारा का सारा डेटा एनुअल रिपोर्ट में होता है। और कंपनी अपने फ्यूचर में क्या सोच रहा है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एनुअल रिपोर्ट के अंदर कॉर्पोरेट स्नैपशॉट, एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सब क्या है, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, मतलब कंपनी अपने बारे में क्या सोचता है। कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिपोर्ट होते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जैसे डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर्स का रिपोर्ट, ये सब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट, ये सभी चीज आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, सब लॉ में सिखाया जाएगा, अकाउंट्स में सिखाया जाएगा, एवरीथिंग इज देयर सर, ठीक है। लेकिन सर मैं आप लोगों को अभी डिटेल्स में तो नहीं बोल सकता, तो सर क्या बताओगे आप, तो फिर एनुअल रिपोर्ट दिखाने का क्या मतलब है। सर क्या आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, लोग क्या क्या आप लोग हाँ देख पा रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब चलो देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अपने रिपोर्ट में क्या डालते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अपने रिपोर्ट के अंदर क्या डालते हैं, चलो ये देख में ही समझ में आ रहा है कि ये पोर्ट का बिजनेस करते हैं। नाम सुने सर आप लोग अदानी का, हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड सर। अदानी अभी बहुत सारे चीजों में बिजनेस करता है, पोर्ट बिजनेस में तो अभी प्राइवेट सेक्टर्स में नंबर 1 बिजनेस कर रहा है सर। और इंडिया का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें एक फाड़ू मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखा है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा कर रहा है सर। मतलब इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट का, वो पूरा मतलब अभी अदानी के हाथ में है एक तरह का। मतलब गवर्नमेंट लेवल में इतना दिन से बड़ा स्लो प्रोसेस था, बट अदानी आने के बाद इसमें ना एक फोर्स आ गया सर, इसमें एक फोर्स आ गया। ये आप देख सकते हैं सर, ये मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। ये देखो सर, ये किसका रिपोर्ट है, ऑडिट का रिपोर्ट है। ऑडिटर जो रिपोर्ट देते हैं उसका रिपोर्ट है ये। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, कहाँ मिल गया सर, ये यहीं पर मिल जाएगा सर। क्यों ये सब क्यों शो कर रहे हो सर, ये सब शो करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, आई जस्ट हैव वन ऑब्जेक्टिव। अगर आप अकाउंट्स को अंदर से समझना चाहते हो तो मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थोड़ा सा पहले ही होता है, ठीक है। तो ये ऑडिटर कौन है इस कंपनी का, सर ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर का काम सिंपल होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। क्या करना सर, ये जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम यही होता है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम यही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है कि अकाउंट्स को चेक करना है और उसका रिपोर्ट सबमिट करना है। सर अदानी का कौन है, क्या आप लोग इसका नाम सुने सर, डेलॉयट, नाम सुने सर इस कंपनी का। हाँ, इट्स अ इंटरनेशनल चार्टर्ड फर्म, इंडिया में भी बहुत अच्छा प्रेजेंस है इसका, ठीक है। तो तभी तो इंडिया में कर सकता है ना, जैसे इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका काम किए हैं वो इंडियन होना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेन। डेलॉयट जो है बिग 4 में से एक है, नाम सुने सर बिग 4 का आप लोग, यस सर, है ना। बिग 4 ऑडिट फर्म और बिग 4 अकाउंटिंग फर्म, इनमें से ये जो भी इंडिया में काम करे या वर्ल्ड में जो देश में कंट्री में काम करेगा उसको वहां का चार्टर्ड से काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कार्तिकेय रावल, ठीक है, कार्तिकेय रावल इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट को देखा है और गुजरात में कंपनी है, तो पूरा का पूरा डिटेल्स दिया है। अब सर मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ बस आइडिया के लिए, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जा सकता बिकॉज डिटेल्स तो आप लोग जब इंटरमीडिएट लेवल में फाइनल लेवल में आओगे तब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी जस्ट आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक्स लेवल में, फाउंडेशन लेवल में इतना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप क्या पढ़ते हो और आपका पढ़ाई का डेस्टिनेशन कहाँ है वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या आप लोगों को बैलेंस शीट दिख रहा है सर, ये रिसेंट डेटा है सर। ये मैंने अदानी का एक केस स्टडीज कर रहा था क्लास में अदानी पोर्ट के बारे में, तो उसी केस स्टडीज में मैं बेसिकली इसको समझा रहा था। केस स्टडीज किस बात का, ये अदानी पोर्ट का मार्केट फ्यूचर कैसा है उसको समझने के लिए। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसका शेयर प्राइस लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा अच्छा गया है सर। हम लास्ट ईयर से इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पे 300 के आसपास था, अभी 698, थोड़ा सा कम हुआ है, बट रिसेंट लेवल में 800 समथिंग चल रहा था। तो इसी बारे में थोड़ा एनालिसिस हो रहा था, तो बहुत लोग मुझे पूछ रहा था सर क्या करे क्या करे, मैं बोली चलो देख लेते हैं इसका पीएल बैलेंस शीट वगैरह, सभी कुछ अच्छा है, बस थोड़ा लोन का एरिया थोड़ा इसका ज्यादा है, प्रेशर अच्छा है, मतलब बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसका बोरोइंग थोड़ा अच्छा है सर। ये सब रीड करना आप लोग भी सीख जाओगे जब अकाउंटेंसी में आप लोगों का नॉलेज बढ़ जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं सीरियसली। तो ये है बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो बैलेंस शीट में किसका किसका साइन है, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होगा ही, ठीक है। फिर आप इधर देखो जो डायरेक्टर्स होता है कंपनी का, गौतम अदानी इसका डायरेक्टर्स है,
करण अदानी, इसका भी होल टाइम डायरेक्टर है। कमलेश भागिया कंपनी सेक्रेटरी, इनके साइन बिना कंपनी का रिपोर्ट मार्केट में नहीं आएगा, तो सीएस का भी अच्छा रोल प्लेइंग होता है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ठीक है, इसमें ज्यादातर केस में या तो चार्टर्ड या तो सीएमए दिखता है, ठीक है, मतलब या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ऑफिसर्स चार्टर्ड या सीएमए बिना कोई दूसरा एज सच बन नहीं सकता इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी के अंदर डिटेल्स बनाने के बाद मेन लोगों का सिग्नेचर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज दिस, प्रॉफिट एंड बोलो लॉस, पीएल, ठीक है। ये कंपनी का इनकम एंड एक्सपेंस का एरिया है, यहाँ से पता चलता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। जैसे आप यहाँ पर अगर चेक करोगे ऑलमोस्ट 5048 करोड़ का प्रॉफिट किया है 2020-21 में, और 19-20 में 3784 का प्रॉफिट किया था। तो मतलब प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा हुआ है रिसेंट ट्रेंड में, तो ठीक है। हम लोग एनालिसिस करने नहीं बैठे अभी, हम लोग तो बस देख रहे हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में कैसा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सारा का सारा डेटा। और मैं आपको बता रहा था ना सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ ये देखो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देख रहा है सर आप लोग, कैश फ्लोस है ना, इसमें बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश बिजनेस से गया है, आया और गया कैश का डिटेल्स है इसमें, बहुत वाइटल माना जाता है सर, ठीक है। पॉजिटिव कैश फ्लो बिजनेस के लिए पॉजिटिव बातें हैं, नेगेटिव कैश फ्लो बिजनेस के लिए नेगेटिव बातें हैं, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इन्वेस्टमेंट मेड इन पास थ्रू सर्टिफिकेट, लोन्स, रिसीवेबल्स, एक सेकेंड सर, पॉजिटिव है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 4200 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। लास्ट ईयर थोड़ा और ज्यादा अच्छा था, कोई बात नहीं, ये सब चीजें आप लोग जब कैश फ्लो सीख जाओगे तब आप लोगों को मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। नाउ सर व्हाट इज द पॉइंट, सर ये कैश फ्लो वगैरह सब इंटर फाइनल में आप लोगों को करना पड़ेगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो सर बेसिकली मैं आपको कंपनी का पीएल बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करके क्या शो करना चाहता हूँ, मैं आपको बस ये शो कर रहा हूँ कि जब आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल समझना हो, अगर आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल समझना हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है, जिसके बेसिस में अकाउंट्स बना हुआ है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस में है, अकाउंट्स का कंसिस्टेंसी एक प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंट्स का एक एक्रूअल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का प्रिंसिपल किस तरह से बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपको अकाउंटेंसी का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पहचानना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का, दैट विल हेल्प डेवलप स्किल इन कोर्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो चलो सर अकाउंट्स को अंदर से समझने का जो तरीका है वो तरीका में थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो सर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस वगैरह में, ध्यान से सुनना, ऐसे समझ आ रहा है ना सर? हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर, देखो सर कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, ये थोड़ा टेढ़ा है बट फिर भी आप देख सकते हो, आंखों को टेढ़ा करके ही देख लो सर। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, तो ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस में हम लोग क्या क्या डिटेल्स जानेंगे और कितना डिटेल्स में जानेंगे, कितना डिटेल्स में जानेंगे वो तो मैं आपको 10 मिनट बाद ही बताऊंगा, बट उससे पहले क्या क्या जानेंगे इसका जानकारी लेना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं सर क्या कॉन्सेप्ट है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है सर? एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और क्या है सर? पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, और क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, और क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी। कितना हो गया सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 12 कॉन्सेप्ट है सर, ऑलमोस्ट 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है अकाउंटेंसी में, जिसके बेसिस में अकाउंट्स बना हुआ है और हम लोग अकाउंटेंसी को बिल्ड भी करते हैं। तो सर अभी मेरा काम यही है आप लोगों को जो भी अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, जैसे मैंने इतना दिन आप लोगों को सिखा रहा था, जर्नल सिखाया, ठीक है, मैंने आप लोगों को लेजर सिखाया, मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस भी बताया,
अब मेरा काम क्या है सर, मैम ने मुझे बताया कि मैम तो सारा का सारा एडवांस टॉपिक अभी डील कर ही लेंगे आप लोगों से, लेकिन मेरा काम रहेगा कि ये जो बेसिक्स एरिया है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल एरिया है उसको मैं बिल्ड कर लूँ आप लोगों का। तो ये एवरी थर्सडे को होगा अभी आपसे, ठीक है। ऐसे थर्सडे थर्सडे अकाउंट्स था, फ्राइडे को भी होता था, बट फ्राइडे वाला अकाउंट्स क्लास अभी बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड एनवायरनमेंट में बदल जाएगा, दैट इज बिजनेस स्टडीज टाइप्स को जो भी पेपर्स है, तो वो फ्राइडे वाला क्लास में होगा। थर्सडे को अकाउंट्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा और बाकी आप लोग मैम के पास अकाउंटेंसी सीखोगे, ठीक है सर। अब एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से हेल्प करता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये 12 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सर, मजाक नहीं है, ध्यान से रहना। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन, स्टोरी सुन लो पहले, हाँ। वेयर यू आर ए प्रोपराइटर, कौन हो सर आप किसी बिजनेस का प्रोपराइटर हो, मतलब बिजनेस को बनाए हो, जैसे सोल प्रोपराइटरशिप होता है ना सर, वैसा ही यू आर ए प्रोपराइटर, बेसिकली ओनर, एंड यू टेक कॉपीज ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट टू 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स। आपने क्या किया, आपके बिजनेस का जितना सारा अकाउंट्स का कॉपी है वो सारा का सारा डिफरेंट अकाउंटेंट को दिया, कितने को, 5 अलग अलग अकाउंट को दिया। यू आस्क देम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप उनको बोले कि भाई मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्ड करके दो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिकॉर्ड्स एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर, ठीक है। आप 5 अलग अलग अकाउंटेंट को आपका ही बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड है उसको दे दिया और बोला कि भाई मेरे को बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वगैरह है वो कैलकुलेट करके बताओ। After few days, they are all ready with the financial statement and all the 5 accountants have calculated 5 different amount of profits. And that too with very wide variation among them. सभी का accounts का data अलग अलग हो गया। बात को ध्यान से सुन रहे सर। Guess in such a situation, what impact would it be leave on your about accounting professions? अगर सभी का data अलग अलग हो जाए तो फिर accounting professions के बारे में एक सवाल खड़ा हो जाएगा, भाई standardizations कहाँ है? सब मैंने अकाउंट्स करने दिया था 5 अलग अलग को, सबने अलग अलग जवाब दे के रखा। टू अवॉइड दिस जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डेवलप्ड। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक जनरल एक्सेप्टेड रूल्स चाहिए, इसको हम लोग गैप के नाम से भी जानते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ ये गैप क्या है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वैसा मैं आपको आगे बताता हूँ। This generally accepted set of rules provides unity of understanding and unity of approach in the practice of accounting and also in better preparation and presentation of the financial statements. मैं बार बार आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करूंगा सर, ये चाहे अदानी हो, टाटा, जैगुआर हो, मेरे पास काफी सारा लास्ट रिसेंट एंड में मैं डिस्कशंस कर रहा था फंडामेंटल इन स्टॉक मार्केट में, तो ऐसे तो है बहुत सारा, बट आपको बेसिकली मुझे अंडरस्टैंडिंग देना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ही आप लोग सारा का सारा चीजें सीख रहे हो। आपके मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अल्टीमेटली जब अकाउंटेंसी आप कंप्लीट वे में सीख जाओगे तब कोई ना कोई कंपनी में जाके आप फाइनेंशियल रिपोर्ट ही रेडी करोगे और उसका जो भी मतलब रेडीनेस है, ठीक है, उसका ऑन योर मार्क अभी से सेट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। आप अभी से, जैसे होता है ना सर ऑन योर मार्क गेट सेट गो, तो एग्जैक्टली ऑन योर मार्क गेट सेट गो का जो अकाउंट्स में जो भी बनाना है उसका जो ऑन योर मार्क है वो तो आपको आप लोग फाउंडेशन लेवल में रेडी करते हो ना, एग्जैक्टली। तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये तो मैं आप लोगों को इतना दिन बोल बोल के थक गया है ना, इतना दिन बोल बोल के थक गया ये जर्नल लेजर कराते कराते कि भाई अकाउंटेंसी बिजनेस का लैंग्वेज है। सर कैसे? सर ये चीज मुझे बताओ, जो भी इस अदानी का पीएल को चेक करेगा, ठीक है, अदानी में इन्वेस्ट करने से पहले वो अदानी का पीएल चेक कर रहा है, तो जब वो अदानी के पीएल को चेक करेगा तो वो क्या देखेगा कि भाई अदानी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो फिर वो बिजनेस का लैंग्वेज हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ, जैसे आप लोगों को पता है एक फेमस कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, पता है आप लोगों को? कंपनी का नाम बता सकते हो सर? एक फेमस जोमैटो सर, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है। ऐसे और भी एक कंपनी हो रहा है जिसके बारे में लोग ज्यादा खबर नहीं रखा, ये एक फार्मा केमिकल सेक्टर्स का कंपनी है, तत्व चिंतन बोल के, ठीक है। इसका भी एक एक शेयर का दाम आ रहा है सर 1073 से लेके 1083। सर आईपीओ लेके आ रहा है सर, ये क्या है सर? मैं आपको बार बार स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता हूँ ना, तो जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आता है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट को आने को कहते हैं आईपीओ प्रोसेस। जैसे जोमेटो, इट्स अ वेरी फेमस कंपनी एंड यू ऑल नो अबाउट जोमेटो। अरे जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग जोमेटो के बारे में? हाँ सर, नाम तो जरूर जरूर सुने होंगे। तो ये जोमेटो मार्केट में आ रहा है,
तो क्या आपको जोमेटो का शेयर खरीदना चाहिए? इट्स अ बिग क्वेश्चन। नाउ पॉइंट इज दैट अगर आपको खरीदना है तो जोमेटो का एक एक शेयर का दाम आ रहा है सर। ऐसे ये सब कंपनी अकाउंट्स का बात है, ठीक है। जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, ठीक है, तब आप लोगों को मैम सिखाएंगे कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये सब बहुत सारी चीजें होंगी कंपनी अकाउंट्स के टाइम पे। बट सर मेरा पॉइंट करेंटली अकाउंट्स में ये है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का डेटा को चेक करते हो, उसके अकाउंट्स को फॉलो करते हो। तो इसका करेंटली प्राइस रेंज है 72 से लेके 76। दैट मीन्स आप मैक्सिमम प्राइस पे बीड करोगे, आपको 195 195 शेयर के लिए बीड करना होगा। ऑलमोस्ट 14,000 समथिंग कुछ अमाउंट आएगा, जिसके लिए आपको एक लॉट लेना पड़ेगा। ये लॉट से होता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी का शेयर लॉट में खरीदोगे आईपीओ के टाइम पे, ठीक है। मैं डिटेल्स में नहीं जाता, मैं आपको एक डिटेल्स दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल स्नैपशॉट क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखो तो सर एक चीज मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। आप कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो सर, रेवेन्यू मतलब सेल का डेटा, एंड लुक एट दिस लॉस एंड प्रॉफिट का एरिया। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है? ये दिसंबर 2020 का डेटा है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल हालत में है कि लॉस मेकिंग हालत में है? लॉस। 682.19 करोड़ का लॉस है इसका। लास्ट 2020 दिसंबर के लास्ट एंडिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट है ये। सर अगर आप 2020 मतलब 31 मार्च का हालत देखो तो कितने का लॉस था? 2385 करोड़ का लॉस था। वहां से कंपनी कहाँ लॉस को कितना रिकवर किया सर? ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का लॉस से कंपनी अभी 682 करोड़ के लॉस में है। तो बिजनेस तो इसका अच्छा है सर, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर बिजनेस करेंटली लॉस मेकिंग है। इवन इसका वैल्यूएशन भी बहुत हाई फाई है। लॉस मेकिंग है पर वैल्यूएशन बहुत हाई फाई है। बहुत सारा सवाल आप लोगों के मन में चल रहा है ना सर, सर बिजनेस लॉस मेकिंग है फिर भी लोग स्टॉक खरीदना चाहेगा? हाँ सर खरीदेगा। सर 60,000 करोड़ का ऑलमोस्ट इसका वैल्यूएशन है, 60,000 करोड़ का, बहुत हाई फाई वैल्यूएशन है कंपनी का। बिकॉज इस तरह का मॉडल का बिजनेस बहुत ही कम है। इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, दैट इज स्विगी, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता है सर आप लोगों से कि अकाउंटेंसी देख के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख के बात बनता नहीं है। अकाउंटेंसी को पहचानने के लिए आपको और नॉलेजेबल होना पड़ेगा कि बिजनेस का ग्रोथ भी देखना जरूरी है। तो नॉट जस्ट द वैल्यू, ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, नॉट जस्ट द अकाउंटेंसी, बिजनेस का फ्यूचर भी आपको समझना पड़ेगा। तो अकाउंटेंसी आपको सब कुछ कहता है सर, अकाउंटेंसी आपको सब कुछ कहता है। ये कंपनी मार्केट में आ रहा है ऑलमोस्ट 9,375 करोड़ का ऑफरिंग लेके, और 375 करोड़ जो इनका पुराना एक इन्वेस्टर्स है जो Naukri.com जिसका है, इन्फोएज बोल के कंपनी, जो 375 करोड़ का शेयर सेल करना चाहता है। तो ऑलमोस्ट इसको 9,000 करोड़ फ्रेश इशू है इसका, मतलब 9,000 करोड़ मार्केट से रेज करेगा। अब कल से चालू हो चुका है, अब देखते हैं सर कौन कौन खरीदता है और कितना इनको आता है। मेरा आइडिया है कि सर 72 ऑलमोस्ट 100 के आसपास ये लिस्टेड होगा, मतलब प्रीमियम में लिस्टेड होगा, जो मेरा आइडिया है। अब देखो सर क्या होता है, 100 के आसपास या 100 क्रॉस भी कर सकता है। नाउ सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट बहुत सिंपल है, पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है। पॉइंट एकदम सिंपल है कि अकाउंटेंसी बिजनेस का लैंग्वेज है। जैसे आपने अभी जोमेटो का लैंग्वेज देखा, जो लोग स्टॉक मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो बैंक वगैरह बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेगा, दे ऑल मस्ट गो थ्रू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, बिजनेस का अकाउंटिंग रिपोर्ट सब कुछ देखेगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। और हमारे स्टोरी में आपने क्या किया सर, 5 अलग अलग अकाउंटेंट को अपने अकाउंट्स का किताब दे दिया, भाई मेरा प्रॉफिट बना के दो। तो सर सबका प्रॉफिट का हिसाब अगर अलग हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ सर बताओ, अगर सबका अकाउंटिंग कैलकुलेशन का मतलब तरीका अलग हो जाए तो फिर सभी का प्रॉफिट अलग हो जाएगा। कोई बोलेगा 100 करोड़ का प्रॉफिट है, कोई बोलेगा नहीं 90 करोड़ का प्रॉफिट है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको आगे आगे बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट अप्रोच लेगा। इसलिए एक यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट चाहिए। किस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए सर? यूनिफॉर्म, मतलब सबके लिए इक्वल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको गैप के थ्रू से बनाया गया है। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स वेरी सून। तो बात एकदम सिंपल है सर, फिर से बता रहा हूँ,
Therefore, it is important that financial statement prepared by different organizations should be prepared on uniform basis. चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना भी अलग हो, बट आपका अकाउंटिंग सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए. ऑल्सो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब आपको कंसिस्टेंट वे में करना है. ऐसा नहीं कि इस बार किया, नेक्स्ट ईयर नहीं किया. नॉट लाइक दैट. आपको एक इक्वल लेवल में करना चाहिए. इफ एवरी अकाउंटेंट स्टार्ट फॉलोइंग हिज ओन नॉर्म्स एंड नोशंस, अपना तौर तरीका अपनाना चाहे अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट आइटम्स, एंड देयर विल बी एन अटर कंफ्यूजन. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई अल्टीमेटली लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि भाई ये अकाउंट्स कितना सही है और कितना नहीं है. जैसे मानो ना, जोमेटो का ये प्रॉफिट का डेटा, ये जो मैंने आपको अभी शो किया, जोमेटो का ये जो डेटा मैंने अभी आपको शो किया कि जोमेटो अभी लॉस कर रहा है. अब मानो कि मैंने मन्नन को दिया तो मन्नन बोला सर 682 करोड़ का लॉस है. अब मैं सोविक को दूंगा तो सोविक बोलेगा कि नहीं सर, इसका तो प्रॉफिट दिख रहा है, मेरे पास 10 करोड़ का प्रॉफिट है इसका. मैं विश्वजीत को दे दिया, विश्वजीत अपने तरीके से बोल रहे नहीं नहीं सर, इसका तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है. अब बताओ सर, कौन सही है? मन्नान सही, सोविक सही कि विश्वजीत सही? सब अपना अपना तौर तरीका अपनाया. किसी को लगता है कि ये तरीका अपनाना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं सर दूसरा तरीका अपनाना चाहिए. आप लोग पॉइंट समझ रहे हो सर? हेलो, अरे समझ आ रहा है बात? Yes, sir. तो इस तरह का प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो सारा भारत में सभी कोई फॉलो करे. इवन इंटरनेशनल बिजनेस भी, अगर बिजनेस इंटरनेशनल हो, हर कंट्री में भी सेम टू सेम बातें चलता है, हर कंट्री में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट काम करे. टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. और उसके लिए क्या लाया गया सर? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब ये तो वर्ल्ड वाइड चलता है, ये जो गैप है सर ये वर्ल्ड वाइड चलता है. मतलब ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में बना हुआ है. मतलब आप इंग्लैंड में जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप यूएसए में जाओ, आपको हर जगह में फॉलो होता है सर. The term gap is used to describe rules developed for the preparation of the financial statements and are called concept, convention, postulates, principles, etc. ये सब अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट सब एक ही बात है. The gap are the backbone of the accounting. Gap क्या है सर? Gap are the backbone of the accounting information system. याद रखिएगा सर, ये गैप एक बहुत ही फेमस पॉइंट है, एग्जाम में पूछते भी हैं. तो डिफाइन गैप, तो दिमाग मत खराब करो ना, चुपचाप लिख देना क्यों है गैप. विदाउट व्हिच द होल सिस्टम कैन नॉट इवन स्टैंड इरेक्टली. प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो सकता. अगर गैप प्रॉपर्ली फॉलो ना हो तो प्रॉपर्ली अकाउंट्स बन भी नहीं सकता. These principles are the ground rules which define the parameters and constraints which accounting reports are generated. ये रिपोर्ट कौन है सर? ये तो मैंने अभी आपको रिपोर्ट ही दिखा रहा ना. ये क्या है? ये रिपोर्ट है ना, ये सब रिपोर्ट है. ये अदानी का रिपोर्ट है, डेलॉयट ने करके रखा, बिग फोर में से एक है. अब नॉट जस्ट बिग फोर, कोई भी अकाउंटिंग फर्म कर सकता है, कोई भी चार्टर्ड फर्म कर सकता है, नो इशू इज देयर. ठीक है, चाहे वो डेलॉयट करे, चाहे वो केपीएमजी करे, चाहे वो ईएनवाई करे, चाहे वो पीडब्ल्यूसी करे, चाहे लोधा ग्रुप करे, चाहे एसएनपी एसोसिएट्स करे, चाहे राधा एसोसिएट्स करे. बहुत सारा कंपनीज है, मैं जितना मेरे पास करेंटली याद आ रहा था मैं बोल रहा था. तो इट्स डिपेंड्स है. चार्टर्ड फर्म, अकाउंटिंग फर्म यही सब काम करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं, बैंक वालों के लिए अवेलेबल करते हैं. तो हमें एक यूनिफॉर्म वे में अकाउंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है सर? Yes, sir. है ना, अकाउंट्स एक यूनिफॉर्म वे में चाहिए ताकि दुनिया में हर लोगों के लिए अकाउंट्स एक यूनिफॉर्म वे में बात करें. सबका अलग अलग वे हो जाए तो मुश्किल बढ़ जाएगा. तो ये सब ग्राउंड रूल्स है. तो इसीलिए कहते हैं सर, बेसिक नॉर्म्स एंड assumptions on which whole accounting system has been developed and established. अकाउंटेंट को एडहेयर करना पड़ता है वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by regulatory authority, standardizations of accounting policies followed under specific circumstances, conceptual framework, gaps and accounting standards. ये मैं आपको आगे बताऊंगा. इंड एएस आजकल चलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज आल्सो देयर. हमारे देश में आजकल इंड एएस बना है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बिल्ड करते हैं सर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस में ही अकाउंटेंसी फॉलो होता है. आई विल डिस्कस सर कि कितना सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एटलीस्ट बेसिक लेवल में आप लोग स्टैंडर्ड्स का नाम तो एटलीस्ट जान के रखो. जब इंटर एंड फाइनल लेवल में आओगे तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज भी सीख जाओगे. मतलब ये जो भी अकाउंट्स फॉलो होता है ना, चाहे वो अदानी का बिजनेस का अकाउंट्स हो, चाहे सोल प्रॉपर्टी
तो ये स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअली अकाउंट्स का बेस भी माना जाता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट एरिया है। सर ओके बोलो सर, बोलो बोलो। सर कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है? कब से? ये सर बीच में, अभी से सर बीच में आपका आवाज भी चला गया था, नहीं आ रहा। कितना देर से मेरा आवाज नहीं आ रहा है सर? 2 मिनट 1 मिनट। क्या सबको मेरा आवाज नहीं आ रहा है? किसी को भी नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, बीच में अभी चला आ रहा है। अभी आ रहा है? मन्नान भी वही बोल रहा है। आयुष, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ बोल। 5 মিনিটের মতন আসছিল, আটকে গেছে। नताशा, साउंड ठीक है मेरा? हाँ, 1 मिनट पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है? मन्नन, शोभिक, शोभिक मेरा साउंड अभी ठीक है? হ্যাঁ স্যার, একটু আগে আসছিল না, এখন আসছে। अच्छा, तो कौन सा पॉइंट लास्ट सुने थे आप लोग? किस पॉइंट में बात कर रहा था मैं? बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं हुआ ऐसा। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? मैं आपको यही बोल रहा था कि नॉट जस्ट अकाउंटिंग तो कॉन्सेप्ट। नहीं। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है? यस मैंने तो शेयर किया। नहीं शेयर है। किसी किसी को नहीं दिख रहा है? না স্যার, किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नहीं सर। नताशा, सोनाली, आयुष, शोभिक, किसी को नहीं शो हो रहा है? नो सर। नो सर। ऐसा कैसे? ऐसा क्यों? मुझे दिखाई दे रहा है? नो हाँ सर। सर, मुझे देख पा रहे हो? नो सर। नो या नो हाँ? सर। नो, मुझे भी नहीं देख पा रहे हो? नो सर। एक सेकेंड रुको सर। मेरा आवाज आ रहा है बस। हेलो, यस हाँ सर। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? না স্যার। ना सर। अच्छा तुम लोग रहो, मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, वेट करो। हेलो हेलो, हाँ Yes, सर। साउंड आ रहा है क्या? हाँ Yes, सर, sir. এবার ये सर। वीडियो सर आप आप दिख रहे हैं। पॉडकास्ट। है सर? वीडियो दिख रहा है मेरा? यस यस सर। ओके, ये सर। अब स्क्रीन भी देखना एक बार। स्क्रीन शेयर है, देखो तो। না স্যার। नो सर। नो सर। हाँ यस सर, এবার सर। ये मे सर। भी मे भी हो सकता है आज थोड़ा नेटवर्क स्लो है, ऐसा बहुत कम होता है, बट आज में भी थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है शायद। शायद मुझे लग रहा है ऐसे दिख रहा है ना अभी? হ্যাঁ স্যার, এবার দেখা যাচ্ছে। यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो, सभी को दिख रहा होगा। हाँ सर, क्या सबको दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके सर। तो चलो फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बात बढ़ाते हैं अभी।
इतना देर से तो हम लोग गैप सीख रहे थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड बना रहे थे, स्टोरी भी समझ में आया होगा कि पांचों डिफरेंट अकाउंटेंट को आपने दे दिया अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। सपोज मानो कि अदानी ने ही अपने पांचों डिफरेंट अकाउंटेंट को बोला कि भाई मेरा अकाउंट्स बनाओ, और सबने अलग अलग प्रॉफिट लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। अदानी का ये पीएल देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप लोग अदानी का पीएल? हाँ, यस सर। अब अदानी का ये Yes, sir. पीएल 5 डिफरेंट अकाउंटेंट के पास गया। अब 5 डिफरेंट अकाउंटेंट इस पीएल का, कोई बोल रहा है 5048 करोड़ की जगह कोई बोल रहा है 3000 करोड़, कोई बोल रहा है 2000 करोड़। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर सभी का हिसाब ठीक है तो फिर एक स्टैंडर्ड आना चाहिए ना सर, जो भी इसका प्रॉफिट होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट होना चाहिए। एक बात तो सही होगा, लेकिन अगर सभी ने अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किया, अपना अपना नोशन अप्लाई किया, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो वही सब नोशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द मेन पॉइंट जो हमें समझना जरूरी है। The accounting concept define the assumptions on the basis of which financial statement of a business entity are prepared. Certain concepts are perceived, assumed and accepted in accounting to provide a unifying structure and internal logic to accounting process. कुछ लॉजिक इंटरनल लेवल में फॉलो होता है। The word concept means idea और notion. बात समझ रहे हैं ना? नोशन मतलब किसी भी चीज पे अपना व्यक्तिगत, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं धारणा, मतलब सोच, ठीक है। मतलब आप क्या सोचते हो। नोशन मतलब आपका सोच, आपका, जैसे हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, धारणा बोलते हैं इसको, ठीक है। which has universal application. Financial transactions are interpreted in the light of the concept which govern accounting methods. Concept are those basic assumptions, conditions which form the basis upon which accountancy has been laid. Unlike physical science, accounting concepts are only results of broad consensus. जिस तरह से फिजिकल साइंस होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमेशा ब्रॉड कंसेंसस से होता है। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ले द फाउंडेशन ऑन द बेसिस व्हिच द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड। मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना हुआ है। सर अभी आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट अभी मैं देखो एक एक करके कन्वेंशन में आऊंगा ना, तो भी आपको समझ आ जाएगा। बट बिफोर दैट वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? ये सब फेमस शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, ठीक है। फेमस शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, एग्जाम में इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो याद रखिएगा सर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स। क्या है सर? सब बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन commonly associated with the theory and procedures of accounting, serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions or procedures with alternative exist. जैसे कि accounting principle must satisfy the following conditions. They should be based on real assumptions. Accounting estimations principles हमेशा real assumptions पे बेस होगा, ठीक है, कोई कहानी में बेस नहीं होगा, real assumptions. They must be simple, understandable and explanatory. They must be followed consistently. They should be able to reflect future predictions. Yes, future predictions reflect करने का ताकत accounts principle में होना चाहिए. They should be informational for the users. जो भी accounts को चेक करे वो accountant, मतलब जो भी users है accounts का, उसको informational लगे कि भाई हाँ ये informational है। तो ये principles बहुत जरूरी है किसी भी accountancy, किसी भी कंपनी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। तो प्रिंसिपल समझ में आया सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। बेस्ड ऑन रियल असम्पशंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, सिंपल एंड एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, फॉलोड कंसिस्टेंटली होना चाहिए, रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस होना चाहिए एंड यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। अब कन्वेंशंस पे बात कर ले थोड़ा सा। हाँ सर, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फिर जाके तो वो 12 एंटिटी कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। Accounting conventions क्या है सर? Accounting conventions emerge out of accounting practice, commonly known as accounting principles, adopted by various organizations over a period of time. Those conventions are derived by usage and practice. Accountancy bodies of the world, पूरा वर्ल्ड में, दुनिया भर में, चाहे वो CA इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ACCA हो, चाहे वो CPA हो, नाम सुने सर ये सभी इंस्टीट्यूट का? हाँ, नताशा तो सुना होगा। नताशा तुम तो करते भी हो ACCA का प्रिपरेशन, है ना? पापा से बात हुआ है मेरा। तो चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे ACCA जो इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट, CPA दैट इज USA का चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड जितना भी अकाउंटिंग बॉडीज है, ठीक है। अब क्या कहते हैं सर? अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड मे चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशंस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
अकाउंटिंग कन्वेंशंस नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया का अलग हो सकता है, यूएस का अलग हो सकता है, यूके का अलग हो सकता है। द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है, इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे टू मीन दोज बेसिक पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर फाउंडेड। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, मतलब ऐसा सोच के ही करेंगे जैसे सब कुछ ऑलमोस्ट एक ही टाइप में बन रहा है। बट फिर भी रियल लाइफ में आप लोग काम करोगे किसी कंपनी में, तब आपको समझ में आएगा कि कंट्री वाइज डिफरेंशिएशन हो सकता है, कन्वेंशन अलग हो सकता है। मैं आगे आगे बात करता हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट में पहले तो बात कर लिया जाए ना सर। सर एक कॉन्सेप्ट देखो सर, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मजा आएगा अभी सर, एकदम मजा आ जाएगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ये तो आप लोग जानते ही हो ना, पहले भी मेरे मुंह से सुने होंगे कि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग है ना सर। बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग, क्या बात सही है? यस सेपरेट sir. लीगल एंटिटी, जैसे ये अदानी अलग और अदानी का बिजनेस अलग है ना। देखो सर, ये अदानी का कौन है, डायरेक्टर्स वगैरह है, बेसिकली ओनर में से है। जैसे गौतम अदानी, ये एक्चुअली अदानी का ओनर है, ठीक है, ये गौतम अदानी यही अदानी का ओनर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि गौतम अदानी अलग और गौतम अदानी का बिजनेस अलग, ये सही है? किस बात से Yes, सही है? sir. किस बात से Separate सही है? legal entity. हाँ, बेसिकली बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में बनता है। मतलब बिजनेस अपने नाम पे जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस अपने नाम पे बिजनेस बना सकते हैं, बिजनेस अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है ना सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। एलएलपी कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप सॉरी, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आप लोग सुन रहे थे ना उस दिन बिजनेस लॉ क्लास में, कि बिजनेस का जो लायबिलिटी है, कंपनी का लायबिलिटी और ओनर का लायबिलिटी अलग, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है। इसी कॉन्सेप्ट में आजकल पार्टनरशिप बिजनेस भी बना है, और कंपनी के लिए तो ये चीज बहुत पुराने दिनों से चल रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये बिजनेस, जैसे मानो कि ये आपका अदानी का करेंट पोर्ट हैंडलिंग है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि पूरा भारत में अभी इसका पोर्ट चारों तरफ फैला हुआ है, पूरा भारत में चारों तरफ फैला हुआ है। वेस्ट कोस्ट, दैट इज इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसमें इसका 335 मिलियन मेट्रिक टन का गुड्स का मतलब बिजनेस करता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं। ईस्ट कोस्ट में 163, तो अभी ईस्ट कोस्ट में और थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने का कोशिश है इसका। मुंद्रा है इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, ये मुंद्रा गुजरात में है, ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये जो ओवरऑल आप देख रहे हो कि अदानी का चारों तरफ जो पोर्ट बना हुआ है, ये अदानी का बिजनेस के नाम पे है, ठीक है, ये गौतम अदानी के नाम पे नहीं। तो इसीलिए मतलब ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, बहुत ज्यादा है। देखो सर, दहेज पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट, ये सब रिसेंटली लिया है, टूना टर्मिनल, बहुत सारा है, वो इवन इंटरनेशनल पोर्ट भी है इनके पास, भाईजैक, एन्नोर, मरमागांव, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ। अब एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का आदत डालोगे तो आप लोगों को भी मजा आ जाएगा, ठीक है सर, इतना जल्दी नहीं है, आपको धीरे धीरे ही सब चीज में समझाऊंगा। ये है, ये दिस इज द पर्सन, यही है अदानी। तो ये अलग, इसका बिजनेस अलग। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द पर्सन सर, यही है गौतम अदानी, ठीक है, देखे होंगे आप लोग शायद टीवी वगैरह में बहुत बार आते रहते हैं, ठीक है। अब गौतम अदानी अलग है, गौतम अदानी का बिजनेस अलग है। अब ऐसे केसेस में हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि एंटिटी कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे काम करता है। मतलब चलो देख लेते हैं, अब एंटिटी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है देख लेते हैं। चलो, entity concept states that business enterprise is a separate identity apart from its owner. Accountant should treat a business as distinct from its owner. Accountant हमेशा business को अपने owner से अलग करके सोचेगा। Business transactions are recorded in the business books of accounts and owner transaction in his personal books of accounts. अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन अपना पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा और बिजनेस का ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा। जो लोग जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस करके आए हो उनको तो पता चल ही गया प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। The practice of distinguishing the affairs of the business from the personal affairs of the owners originated only in the early days of double entry bookkeeping. The concept helps in keeping business affairs free from the influence of the personal affairs of the owners. मतलब गौतम अदानी अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस कर रहा है, इसको अलग रखना चाहिए। The basic concept is applied to all the organizations
वेदर सोल प्रोप्राइटरशिप, वेदर पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब बात अगर एक सिंगल मतलब मुदीखाना दुकान हो, मुदीखाना समझते हो ना, अरे ग्रोसरी स्टोर, किराने वाले, ठीक है, किराने की दुकान हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, मतलब कोई चार्टर्ड फार्म हो, कोई कॉस्ट फार्म हो, या फिर कोई गौतम अदानी जैसे, मतलब अदानी पोर्ट या रिलायंस जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। सर कॉन्सेप्ट क्या है? सर वेट तो कर जाओ सर, सभी तो बता रहे हैं आप लोगों को, कौन सा चीज छोड़ रहे हैं, एक एक बात तो कर रहे हैं कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। Entity concept means that enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner. Since the owner invested capital, which is also called risk capital, he has claimed on the profit on the enterprise. A portion of profit which is apportioned to the owner and is immediately payable becomes current liability in case of corporate entities. Wait sir, example देखते हैं। Mr. X started business investing 7 lakh, with which he purchased machinery for rupees 5 lakh. Mr. X ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में स्टार्ट जब उसने किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया सर? बताना सर, क्या दिख रहा है आप लोगों को? 7 लाख। 7 लाख, वेरी गुड 7 सर। lakh, सर आउट ऑफ 7 लाख उसने मशीनरी कितने का खरीदा? 5 lakh, 5 लाख। 5 लाख एंड मेंटेन द बैलेंस इन हैंड। अब कुछ बैलेंस हाथ में रख रहा है। अब फाइनेंशियल पोजीशन अगर इस हालत में अगर आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ 7 लाख का, मिस्टर एक्स का बिजनेस है, मिस्टर एक्स ने वहां से मशीनरी परचेस किया एसेट्स के तौर पे 5 लाख का, और बाकी अमाउंट जो कैश के तौर पे उसके पास बैलेंस में 2 लाख है। ओके सर, पॉइंट टू बी नोटेड। दिस मीन्स दैट एंटरप्राइज ओज टू मिस्टर एक्स 7 लाख। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है दैट इज एंटरप्राइज। मैं आपको अभी क्या बोला सर, मिस्टर एक्स अलग और मिस्टर एक्स का एंटरप्राइज अलग। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस ना, और मिस्टर एक्स कौन है? एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर अलग और एंटरप्राइज अलग बिकॉज ऑफ बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिए, तो दैट इज वाला एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ ये जो 7 लाख का कैपिटल मिस्टर एक्स ने बिजनेस को दिया, इसका मतलब बिजनेस एक्स को वापस करेगा। that is why enterprise owes to Mr. X 7 lakhs. Now if Mr. X spends 5,000 to meet his family expense from the business fund, then it should not be taken as business expenses. हाँ सर, अगर इस सिचुएशंस में मिस्टर एक्स 5,000 रुपीज अपने फैमिली एक्सपेंस करने के लिए बिजनेस फंड से उठाते हैं, इसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, बट क्या इसको बिजनेस का एक्सपेंस मानेंगे सर? नो सर, तो फिर पर्सनल एक्सपेंस है। ये पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, ये बिजनेस का खर्चा नहीं होगा। एंड ये जो खर्चा उसने 5,000 उठाएगा, ये जो 2 लाख का कैश था, एंड वुड बी चार्ज टू हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब ये मान दिया जाएगा कि उसका जो टोटल कैपिटल था, हिज इन्वेस्टमेंट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5,000, क्योंकि वो 5,000 तो उसका बिजनेस का खर्चा नहीं था ना, उसका फैमिली का खर्चा था। तो इसलिए क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस के कैपिटल से लेस कर देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ड्राइंग्स बोलते हैं ना सर। जर्नल करने के टाइम पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, है ना? अरे बोलो सर, Yes, ड्राइंग्स sir. बोलते कि नहीं बोलते? जो लोग जर्नल कर चुके हो उनको तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने जर्नल का क्लास नहीं किया, प्लीज एक बार जर्नल का क्लास कर लेना सर, मेरे से एक बार याद दिला के कि सर मुझे जर्नल शेयर कर दो, मैंने नहीं किया या मिस किया। बहुत डिटेल्स में वहां पर जर्नल एंट्री बोला हुआ है सर, एक एक पॉइंट में बात हुआ है। और भी प्रैक्टिस के लिए मैं जर्नल दूंगा आप लोगों के लिए, मैं रेडी कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो जर्नल एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो ये 5,000 आपका पर्सनल है, तो आपका कैपिटल चार्ज हो जाएगा और कैपिटल से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब दैट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही रिड्यूस हो जाएगा। नाउ अब आपका लाइबिलिटी साइड देखो, आपका लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी साइड बिजनेस में क्या शो कर रहा है? कैपिटल 7 लाख का लेस ड्रॉइंग्स 5,000 का, कैपिटल से ही कम हो जाएगा, 7 लाख में से 5,000 चला गया। मशीनरी कितना शो कर रहा है? 5 लाख का, और कैश कितना शो कर रहा है? 1,95,000 का। हिसाब कुछ समझ में आ रहा है सर? देखो 7 लाख का कैपिटल था, 5,000 आपने पर्सनली उठाया, तो 5,000 आपका पर्सनल एक्सपेंस के तौर पे ड्राइंग्स के नाम पे लेस कर दो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी 7 लाख नहीं 6,95,000 हो जाएगा। मशीनरी 5 लाख का है, वो तो 5 लाख का ही शो होगा, लेकिन 2 लाख में से आपका 5,000 चला गया, तो कैश कितना हो जाएगा? 1,95,000। This is the position of your company, this is the position of your business. इसीलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट इसी तरह से अलग करते हैं बिजनेस को, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बोलो सर, बात कुछ समझ में आया? अच्छा, और एक बात कहो मुझे कि कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों ट्रीट करते हैं सर? कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों ट्रीट करते हैं?
मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट किया, इसमें लायबिलिटी किस बात का? बोलो सर। तुम अपने बिजनेस में पैसा डालोगे तो इससे लायबिलिटी होगा क्या? लोन लेते हैं तो लायबिलिटी क्योंकि होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत मालिक अलग और उसका एंटरप्राइज अलग, तो फिर हमने पैसा दिया तो वो जो मेरा बिजनेस उसके लिए लोन हो गया, उसको हमको लौटाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। वेरी गुड सर। नताशा तुम्हें क्या लगता है, बोलो। नताशा आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। बोलो सर कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखना चाहिए या क्यों लिखा गया है? तो ये जो बिजनेस है वो तो ले ही रहा है ना ओनर से, पैसा तो हाँ। लौटाना पड़ेगा उसको। तो एक तरह बेसिकली से मतलब ओके, मतलब यू वांट टू से कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अपने ओनर से पैसा ले रहा है तो उसको ये चीज रीपे करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस कि वो अपने ओनर को जो कैपिटल ओनर ने दिया वो उसको वापस करे, यही ना? यस सर। यस सर। इसीलिए कैपिटल जो ऐसे नॉर्मली हम लोगों के सामने जब भी लायबिलिटी का बात आता है तो हम लोगों को क्या लगता है लायबिलिटी क्या हो सकता है, ऐसे हम लोग फील करते हैं ना सर। लायबिलिटी मतलब बैंक से लोन है तो लायबिलिटी, क्रेडिटर का पैसा बाकी है तो लायबिलिटी, ऐसा ही फीलिंग आता है ना सर। बैंक का लोन होगा तो लायबिलिटी होगा, किसी का पैसा बाकी है तो लायबिलिटी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल किसी से रॉ मटेरियल परचेज किए थे, उनका पेमेंट बाकी रखा है तो वो लायबिलिटी होगा। बट कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी। जैसे मैं यहाँ से क्यों शो कर रहा हूँ आपको, मैं तो आपको अदानी का बिजनेस में ही शो कर सकता हूँ। चलो सर देखते हैं अदानी का बिजनेस कहाँ चला गया। ये अदानी का बिजनेस है, चलो अदानी का कहाँ जाना चाहिए सर लायबिलिटी देखने के लिए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। हाँ ओके, चलो सर बैलेंस शीट देखते हैं। अदानी का बैलेंस शीट देखते हैं किस तरह से बिजनेस का लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं। ये देखो सर, ये कंपनी का अकाउंट्स है तो थोड़ा सा शेड्यूल 3 के हिसाब से मेंटेन होता है, तो इसका ऐसे होता है। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे तो उसका बैलेंस शीट टी शेप में होगा, नो प्रॉब्लम। इस तरह से जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट इधर होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल और इधर होता है एसेट्स, ठीक है। लेकिन जब कंपनी होता है ना तो उसको शेड्यूल 3 बोलते हैं। शेड्यूल 3 के हिसाब से इस तरह से कंपनी का बैलेंस शीट मेंटेन होता है। तो दिस इज द एसेट साइड एंड लुक हियर, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, देखो इक्विटी एंड क्या लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। दिस इक्विटी मीन्स व्हाट, दिस इक्विटी मीन्स आपका खुद का कैपिटल। वेरी गुड सर। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ये चीज अगर आप लोग इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो मेरा जो पहला बेसिक्स का क्लास था दैट इज क्या था सर, अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक्स में मैंने मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में बताया था, तो एक बार वहां पर भी आप गो थ्रू कर सकते हो कि मैंने वहां पर किस तरह से बेसिक लेवल में ही समझाया था। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साथ होता है, बिकॉज लायबिलिटी जो है जो मुझे दूसरे को देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लायबिलिटी में आप देख सकते हो थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है। इक्विटी मीन्स कैपिटल है, इसका कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी से कनेक्टेड है। ये पैसा ओनर का ही है और बिजनेस अपने ओनर को वापस करेगा। बट दिस लायबिलिटी बिजनेस अपने ओनर को नहीं, किसी और को, ठीक है। जैसे कि बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स मतलब सर मार्केट में लोन है। कितने का लोन देख रहे हैं सर आप? ऑलमोस्ट 30,950 करोड़ का लोन है इसका मार्केट में। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज में 160 करोड़ का लोन है, ठीक है। करंट लायबिलिटी में देखो, करंट लायबिलिटी मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब 6 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर वापस करना पड़ेगा। 1733 इतने का बोरोइंग्स है इसका, दिस इज करंट लायबिलिटी। जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं दैट इज 1 ईयर के अंदर लायबिलिटी रिपे करना होगा, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। और जो नॉन करंट होते हैं ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ऐसा लायबिलिटी है आपका। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर तरह का होता है। आपको और भी पता होगा, देखो ट्रेड पेबल मतलब कुछ क्रेडिटर वगैरह का बाकी है, ठीक है। ट्रेड पेबल जिसमें इसका ऑलमोस्ट 214 करोड़ 214 करोड़ का आसपास में कुछ अमाउंट 1.9 करोड़ का कुछ अमाउंट इसका मार्केट में बाकी है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? लायबिलिटी मतलब जो आपके बिजनेस को दूसरे को रिपे करना होगा वो भी आपका लायबिलिटी है। बट कैपिटल का नेचर भी लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी के साथ लिखा जाता है। बट फिर भी कैपिटल का थोड़ा नेचर अलग है ना, थोड़ा सा नेचर अलग है। इसीलिए आप देखो, इसीलिए तो आपको यहाँ पर इक्विटी के तौर पे अलग से लिखा जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा अलग लिखा जाता है। बट सेम साइड पे होता है, सेम साइड में लिखा जाता है।
ये आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, कंपनी अकाउंट्स कर लो या पार्टनरशिप अकाउंट्स कर लो, हर जगह में सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर आपको फॉलो होने को दिखेगा। आपका बेस अगर अकाउंट्स में प्रॉपर हो ना, तो चाहे किसी भी तरह का अकाउंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था एंटिटी कॉन्सेप्ट। बोलो सर, समझ आया एंटिटी कॉन्सेप्ट? इसीलिए हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आपको समझाते हैं, मतलब और कोई रीजन नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझने का यही सब मतलब होता है और कुछ नहीं। दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझ में आता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सर व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट इज, ये कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? सर एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, किसी भी चीज को अगर दुनिया में मेजर करना हो तो उसका एक ही चीज होता है, दैट इज मनी। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजैक्शंस अलोन that are capable of being measured in terms of money be only be recorded in the books of accounts। अब अकाउंट्स में उसी चीज को लिख सकते हो जिसको आप मनी के हिसाब से मेजर कर सकते हो। Transactions, even if they affect the results of the business materially, are not recorded if they are not convertible in monetary terms। Transactions and events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the business books। For example, employees of the organizations are no doubt the asset of the organizations, है ना सर? किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो एम्प्लॉइज होते हैं, इनके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन हिलता तक नहीं है। हाँ सर, इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस क्या एम्प्लॉय बिजनेस का एसेट नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? यस है। बिना एम्प्लॉय का कौन बिजनेस चलाएगा सर? बड़े से बड़े बिजनेस देख लो, एम्प्लॉय बिना चल ही नहीं सकता। तो क्या हम लोग बैलेंस शीट में कहीं पर भी एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करते हैं? दिखाओ तो मुझे, देखो तो ये कंपनी का ही है, अब देख के बताओ मुझे कि सर एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन हुआ है यहाँ पर, मतलब मेरे पास इतने का एम्प्लॉय है। लो किया, ये एसेट है। अब एसेट में देखो क्या क्या दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट इन यूज ऑफ एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, अदर इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट, लोन, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, deferred tax asset, other current asset, investment, trade receivable, cash equivalent, loan, बैंक बैलेंस other than above। कहीं पर एम्प्लॉय है सर? नो सर। नहीं है, नो सर। है ना? बात समझ रहे सर? कुछ बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ऐसे तो हर चीज, मतलब एम्प्लॉय के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, बट एम्प्लॉय एसेट है कंपनी का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट क्योंकि एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना मुश्किल है, एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म में मेजर करना मुश्किल है कि भाई किस एम्प्लॉय का क्या वैल्यूएशन है, इसको प्रॉपरली मेजर करना, ये अकाउंट्स भी फेलियर है, कोई भी साइंस आके भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये बात कह रहा है सर, employee of the organization are no doubt the asset of the organizations, but their measurement in monetary terms is not possible, therefore not included in the books of account of the organizations। जिसको मनी टर्म्स में मेजरमेंट किया जा सकता है उसी को हम लोग अकाउंट्स में डाल सकते हैं, जो नहीं किया जा सकता वो नहीं डाल सकते। एक सिंपल बात करते हैं। चलो सर मुझे एक चीज बताओ, इकोनॉमिक्स का थोड़ा बात है, इकोनॉमिक्स में भी ये वाला पॉइंट होता है सर, ये अनऑर्थोडॉक्स एक कॉन्सेप्ट है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हो? 2 मिनट में बोलो सर, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? ये मेरा पहला लेक्चर नहीं, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि वाई, मतलब वी शुड लर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाता है सर? जल्दी बोलो सर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये पूरा देश एक ही चीज के पीछे तो भागता है। हाँ सर, चाहे आप ममता दीदी को देख लो, चाहे आप मोदी को देख लो, ये सारा दिन लड़ाई करते रहते हैं पॉलिटिकली, बट एक चीज मुझे बताओ, इनका लड़ाई का बेस क्या है? सभी यही चीज प्रूव करना चाहता है कि कौन कितना ह्यूमन वेलफेयर किया है, ये सर नो, कौन कितना इंसान के लिए काम किया है। कभी दीदी बोलते हैं मैंने ज्यादा किया बंगाल के लोगों के लिए, कभी मोदी बोलता है मैंने ज्यादा किया बंगाल के लोगों के लिए। अरे बोलता रहता है कि नहीं बोलता रहता? जल्दी बोलो। यस क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर। तो अल्टीमेटली इनका लड़ाई किस बात को लेके है? इकोनॉमी को लेके है ना, कि कौन कितना इकोनॉमिक वेलफेयर किया किस इंसान के अंदर, ह्यूमन वेलफेयर कौन कितना अच्छा किया। सब अपना अपना प्रूफ लेके बैठे रहते। दीदी बोलते हैं मैंने सब कर दिया, मोदी बोलते हैं मैंने क्या नहीं किया। ठीक है, तो चाहे मोदी जी हो चाहे दीदी हो, चाहे मोदी जी हो चाहे दीदी हो, सब एक ही चीज पे लड़ाई लड़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब एक पॉइंट है, हम लोग इकोनॉमिक्स जब करते हैं
उसमें हर चीज को लेते हैं जिसको हम लोग मनी से तोल सकते हैं, मनी से मेजर कर सकते हैं, ऐसा हर चीज को हम लोग दिमाग में रखते हैं। बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग मनी से मेजर नहीं कर सकता, बट वो भी हमें बहुत वेलफेयर देता है। नॉर्मली हम लोग वो हर चीज देखते हैं कि मुझे कितना पैसा मिला है, बट ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें पैसा नहीं मिलता बट हमें वेलफेयर बहुत करता है, बट हम उसको मेजर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल, ह्यूमन वेलफेयर करता है बट मनी से मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल्स ना? मदर सैलरी, हाँ सर बोलो। मदर सैलरी, मदर का सैलरी, हाँ बेसिकली माँ का प्यार, ठीक है। मदर का सर्विस, मदर्स हो, वाइफ हो, सिस्टर्स हो, ठीक है, जो घर में हमारे लिए जो सर्विस करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमें खाना बना के खिलाना, सुबह से लेके रात तक हमारा हर एक बात का ख्याल रखना, करते कि नहीं करते सर हमारे घर में? तो क्या बदले में हम इनको कुछ पे करते हैं? कुछ भी पेमेंट डालते हैं इसको? कुछ भी मनी से मेजर करते हैं? तो क्या ये हमारा वेलफेयर नहीं करता? इनका सर्विस हमें वेलफेयर नहीं देता है सर? प्लीज टेल मी। माँ का सर्विस, बीवी की सर्विस, sir. बहन दीदी लोगों के सर्विस, क्या हमें वेलफेयर नहीं देता? क्या हमें अच्छे जीने के लिए मौका नहीं देता? क्या हमें क्वालिटी लाइफ नहीं देता? प्लीज टेल मी। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है कि नहीं करता? बोलो सर। माँ Yes, बीवी, sir. हाँ डिपेंड Yes, करता sir. है, बहुत डिपेंड करता है। जब घर में कुछ दिन के लिए माँ कहीं पर चले जाते हैं या बहन या बीवी कहीं पर चले जाते हैं, तब समझ आते हैं ना घर के पुरुषों को, द मेंस, तब पता चलता है मेंस को कि भाई उनका औकात कितना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? अपनी औकात Yes, पता चल जाता है कि हमारा औकात कितना है। घर में जब रहते हैं तो हमें उनका वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो कहीं किसी कारण से घर से बाहर जाते हैं तब समझ आता है कि औकात कितना है हमारा। तो बेसिक पॉइंट है कि इनको हम सैलरी ना दे, नहीं कुछ भी नहीं देते, इवन मनी मेजरमेंट कर भी नहीं सकते। सर आप घर में एक गार्डन बनाते हो, वो गार्डन आपको सुकून देता है कि नहीं देता? हाँ सर, yes, देता sir. है। देता है Yes, ना? sir, देता बहुत है। बहुत बहुत अच्छा फीलिंग देता है। तो ये भी आपको क्वालिटी देता है, बट क्या ये भी तो वेलफेयर है? बट क्या इकोनॉमिक्स इसको तोल पाता है? क्या जीडीपी के अंदर हम लोग No, देखते sir. हैं? क्या जीडीपी के अंदर माँ का, बहन का, दीदियों का प्यार दिखता है? क्या गार्डनिंग का हिसाब किताब आता है? नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको मनी से मेजर करना। हाँ बोलो साहब। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। ओके सर। तो एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको मनी से मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। ऐसे आप लोग मानसी चिल्लर को जानते हो ना? Yes, sir. मानसी चिल्लर कौन है? हाँ सर, एक्ट्रेस है करेंटली, बट ये मिस वर्ल्ड हुआ था सर, मिस वर्ल्ड हुआ था 2017 में। इनको पूछा गया था सर कि सबसे ज्यादा सैलरी किसको होना चाहिए, तो इन्होंने कहा था अगर सैलरी किसी को देना है तो दे नहीं सकते, बट अगर किसी को देना है तो माँ का सैलरी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो फिर उनके बाद पूरा इकोनॉमिकल वर्ल्ड माँ का सैलरी कितना होना चाहिए उसके एक हिसाब लगाया। तो माँ सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं अपने फैमिलीज के लिए, उसका एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बनाया गया, ऐसे मतलब एक रफली बनाया गया। तो उसमें पता चला कि एक माँ का सैलरी कम से कम 45,000 होना चाहिए। क्या आप लोग देते हो सर? सर आप मुझे पूछो, क्या सर आप देते हो? नहीं सर। तो 45,000 सैलरी कम से कम होना चाहिए एक माँ सुबह से लेकर रात तक जो भी अपने फैमिलीज के लिए करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको मनी से मेजर करना काफी मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आप यहाँ पर समझ लो कि जिसको मनी से मेजर नहीं किया जा सकता उसको अकाउंट्स में डालना मुश्किल है सर। दैट इज द पॉइंट। ओके ओके सर। So not included in the books of account of the organizations. Measuring unit of money is taken in the currency of the ruling country. जैसे हमारे कंट्री में जैसे रुपीस चलता है, ठीक है, किसी कंट्री में डॉलर चलता है, ठीक है। It may be mentioned that when transactions occur across the boundary of a country, one may see many currencies. Even suppose a businessman sells goods worth rupees 50 lakh at home, and he also sells goods worth rupees 1 lakh euro in the United States. What is his total sales? 50 लाख घर में और 1 लाख यूरो फॉरेन में। तो क्या होगा तब उनका हिसाब कैसा हो जाएगा सर? दीज आर नॉट अवेलेबल टू इवन अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रीटमेंट मतलब सेम लेवल में नहीं होगा। सो ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एट यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट।
दैट इज इन वन करेंसी, सपोज यूरो 1 इक्वल्स टू 71 रुपीज, अगर ऐसा है, अगर आप चेक कर सकते हो आप लोग 1 यूरो इक्वल्स टू कितना चल रहा है, आप आराम से गूगल कर सकते हो। तो इफ 1 यूरो इक्वल्स टू 71 देन टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 50 लाख प्लस 71 लाख, तो उसका हिसाब हो जाएगा 121 लाख, क्योंकि दोनों सेम पैरामीटर में होना चाहिए। 50 लाख रुपीज में है एंड 71 लाख यूरो में है, तो आपको यूरो को रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर लैक्स को यूरो में कन्वर्ट करना चाहिए, किस मतलब एक यूनिफॉर्म लेवल मेंटेन करो। ऐसे इसीलिए आप देखना कहीं बिजनेस में आप देखना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कई बार होता है कि वो मिलियन में मेंटेन कर रहा है या बिलियंस में मेंटेन कर रहा है, कहीं पर आप देखना वो करोड़ों में मेंटेन कर रहा है। तो मिलियंस में मेंटेन करेगा या करोड़ में मेंटेन करेगा, जो भी करे यूनिफॉर्म लेवल में करे, ठीक है, कर सकते हैं। इंटरनेशनल जिनका बिजनेस चलता है वो किसी भी एक में उनको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए दिस कॉन्सेप्ट इग्नोर्स दैट मनी इज एन इनएलास्टिक yardstick for measurement, as it is based on the implicit assumptions that purchasing power of the money is not of sufficient importance as to require adjustment. Many material transactions and events are not recorded in the books of accounts just because they cannot be measured in terms of money, जो मैंने आपको अभी बताया। Therefore, it is recognized by all accountants that this concept has its own limitation and inadequacies. मतलब अकाउंटिंग रूल्स का अपना ही, मनी मेजरमेंट का अपना ही कुछ लिमिटेशन एंड इनएडिक्वेसी है, yet it is used for accounting purpose because it is not possible to adopt a better measurement scale. इससे बेटर प्रेजेंट मेजरमेंट स्केल हमें मिलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली होता है। जस्ट अ सेकेंड सर, सर समझ में आया आप लोगों को? बोलना सर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ये सब एक एक करके पढ़ेंगे सर, ठीक है, मजा आएगा। अभी तो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर धीरे धीरे हम लोगों का कॉन्सेप्ट में और डेप्थ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन एक्रूवल, पीरियडिसिटी, मैचिंग, गोइंग कंसर्न सब होगा और बहुत वाइटल पॉइंट में डिस्कशन होगा। तो बेसिकली आज तो मेरा क्लास इतना ही था सर। आप लोग मुझे बताना सर क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, ये सर नो? यस सर, समझ आया। यस सर। ओके नताशा, বোঝা গেছে? यस सर। ओके, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना सर, और जिनके पास नोट्स नहीं है मुझे बोल सकते हो, मैं उनको नोट्स शेयर कर दूंगा। ओके सर, ठीक है, तो फिर रेडी करो। अच्छा, कल हम लोगों का कॉमर्शियल नॉलेज का क्लास होगा, ठीक है। कल अकाउंट्स जो था वो अकाउंट्स की जगह कॉमर्शियल नॉलेज होगा। ओके विश्वजीत? यस सर। ठीक है, मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। ओके आयुष, आज तो इतना ही था, एक बार घर में गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके सर, ठीक बाय है। सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। बाय सर, टाटा। सर एग्जाम बाय के सर। बारे में कुछ नहीं पता चला ना? अभी तक कुछ बोला नहीं सर। तो इस डेट पे बाय नहीं होगा सर। ना सर? हम्म।